अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमलों में 37 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयों में 21 दहशत गर्द हलाक और 14 पाक फ़ौज के जवान शहीद हो गए हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है आज, और न सिर्फ आज बल्कि पिछले कई दिनों से इस तरह की इतलात आ रही थी। दहशतगर्दी की नई लहर है और ये चैलेंज बनती जा रही है सूबाई हुकूमतों के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए भी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको रोका जा सके। लेकिन चूँकि वाक़यात इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, पे दर पे ये वाक़यात हुए और जानी इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। अस्करी और सियासी क़यादत पुरज़्म है। वो कहते हैं कि दहशतगर्द इबरतनाक अंजाम से नहीं बच पाएंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक जंग जारी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर ने इस अज़्म का इजहार किया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो नाराज़ बलोच नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मारा है दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं। ये ना तो कोई किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। और ज़ाहिर है इसमें आज खुलकर बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम बलूचिस्तान। उन्होंने कहा कि जितने भी ये फसादात फैलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है मज़लूमियत की, तो ये कोई किसी किस्म का मज़लूम नहीं है। इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे करने को तैयार हैं। ये किस मुँह से इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अब सख्ती से आईनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रियासत मज़लूम के साथ खड़ी है। ये रियासत की लड़ाई है। ये लड़ाई अदलिया, मीडिया, सिविल सोसाइटी ने भी लड़नी है। ये दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायलाग का दरवाज़ा खुला है। रियासत अपनी रीट कायम करेगी। जो भी इकदाम करने पड़ेंगे करेंगे। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन किसके साथ मुज़ाकरात करें? मासूम मज़दूरों को कत्ल करने वालों के साथ मुज़ाकरात कैसे करें? इसके अलावा उन्होंने कहा बलोच नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि इन दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। अगर बलोच नौजवानों का नौकरियों या गवर्नर्स के वाले से गिला है तो हमें बताएं, हम उस मसले का हल करेंगे। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ना की जाएँ। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने भी ये कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द है ना, जो हमलों का भरपूर जवाब देंगे, जवाब दिया भी जा रहा है। इतनी ज़्यादा तेज़ी से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इससे पहले कच्चे के इलाके में जो पुलिस जवानों को शहीद किया गया, उसके बाद ये आज के वाक़यात पूरा माहौल सोगवार कर दिया इन्होंने। और इसके ख़िलाफ़ पूरी कौम और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर इक़दाम करने होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ुल्फ़िकार अली बद्र साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज़ुल्फ़िकार अली बद्र साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। ज़ुल्फ़िकार अली बद्र साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी ज़फ़ीर साहब, मैं सुन पा रहा हूँ जी आपको। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह बहुत देखते शुक्रिया। हैं दहशतगर्दी के वाक़यात और पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं? आज जो 3 अफसोसनाक वाक़यात हुए बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे जो मज़दूरों को चुन चुन के टारगेट किया गया, इससे पहले भी और कुछ दिन पहले कच्चे के इलाकों में जो पुलिस के जवानों के ऊपर हमला किया गया और शहादतें हुई। ओवरऑल दहशतगर्दी ज़ाहिर बढ़ी रही थी, लेकिन एक नया चैलेंज हमारे सामने है। इस अफसोसनाक वाक़े को और इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी, लेकिन इक़दाम कैसे किए जाएँ ताकि हम इस तरह के वाक़यात से बच सकें जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो भी वाक़या हुआ है इसकी परज़ोर शदीद मज़म्मत करता हूँ और बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है कि दहशतगर्दों ने ये काम किया। और दूसरी तरफ मैं अपने जो मेरे नौजवान शहीद फ़ौज के सिपाही शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलियों के साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं कि उन ख़ानदानों के साथ जिनके बहादुर सपूतों ने पाकिस्तान की हिफाज़त के लिए अपनी जानों का नज़राना पेश किया है, तो हमारे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं है कि कैसे हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर सकें।
क्योंकि ये वो नौजवान है जो बॉर्डर पे खड़े होके हमारे मुल्क की और हमारे बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, और इन्हीं नौजवानों की वजह से हम, आप और हम मिलके अपने घरों में बड़े आराम की, सुकून की नींद सोते हैं। तो हमें फख्र है इन नौजवानों पे, इनकी फैमिलियों पे, ऐसी माओं पे, ऐसे बापों पे जिन्होंने ऐसे बहादुर सपूत पैदा किए, जो इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। तो इस मामले में जो आपका सवाल है वो ये है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, देखें ये तो एक हर सूबे के अंदर, हर मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे 2008 में आपको याद होगा कि सवात के अंदर ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए थे और उन्होंने आके दहशतगर्दी के वाकयात स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे भी बलूचिस्तान के अंदर भी जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आए हैं, यहाँ पे सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग बशमूल पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस, हर किस्म की सदरन कमांड और बाकी सारे लोगों को ये चाहिए कि बैठ के एक बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जो चीज़ मुझे समझ में आई है, बलोच कल्चर एक बड़ा इज्जतदार, मेहमान नवाज, बहादुर, इखलास वाला कल्चर है, और उसके अंदर इस किस्म की रवादारी और इज्जत की वो जो है मेहमान नवाजी करते हैं। ये बलोचों की जो है रवायत नहीं है कि वो किसी दूसरे सूबे के लोगों को जो कि मेहमान हो इनके सूबों में निकाल के मारे। तो ये दहशतगर्दी का, प्योरली दहशतगर्दी का और नॉन स्टेट एक्टर्स का जुल्फ़िकार अली साहब, आप दुरुस्त है। फरमा रहे हैं। आज सीएम बलूचिस्तान भी यही बात कर रहे थे कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि एक दहशतगर्द ने एक पाकिस्तानी को मारा है। तो चूँकि दहशतगर्दी का ज़ाहिर है कोई मज़हब, कोई इलाका, कोई वो नहीं होता। और जो आप बलोच रवायात की बात कर रहे हैं, न सिर्फ बलोच बल्कि पाकिस्तान की तमाम ही रवायात, तमाम ही इकाइयाँ जो हैं वो कबाइल ख़ास तौर पे, तो वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन इशू ये है ज़ुल्फ़िकार अली साहब कि न सिर्फ बलूचिस्तान में तो हमें पता है कि वहाँ पे नाराज़गी है, लोग नाला हैं, नौजवान जो है वो थोड़ा सा दुश्मन के प्रोपेगेंडे तले आगे बढ़ रहा है। इनको रोका जा सकता है, रोकना चाहिए। इस तरह के बलूचिस्तान स्पेसिफिक तो हमें समझ आता है, जो टारगेट्स किए जाते हैं, दुश्मन ममालिक भी इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, पूरा नेटवर्क है, इससे पहले भी पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी टारगेटेड हो रही हैं। केपी में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन ये दायरेकार बढ़ता जा रहा है, चैलेंज हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि रहीम यार खान में जो वाक़या हुआ वो भी बहुत अफसोसनाक है, उसने पंजाब और सिंध को मुतासिर किया। तो ये जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, जो नेटवर्क इस तरह के काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप नहीं समझते कि एक एपीसी भी होनी चाहिए, ग्रैंड ऑपरेशंस? और आपको याद है अज़्म इस्तेहकाम की बातें हो रही थी, टारगेटेड ऑपरेशंस की बातें हो रही थी, लेकिन एक नए सिरे से नए अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा, और जिसमें तमाम जमातों को, पूरी कौम को एतमाद में लिया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। देखिए, ये नेशनल एक्शन प्लान को, आपको जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का प्लान है, जी। इसको रिव्यू करने की जरूरत है। दोबारा से इसके अंदर चीजों को जो है एडहेयर करने की जरूरत है, ताकि इसको दोबारा जो है एक पूरी ताकत के साथ इसको इम्पोज किया जाए, और उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, हुकूमतें, नुमाइंदे, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स बीच में बैठे हों, और इसको हुकूमत के अंदर और अपोजिशन के साथ मिलके, और पार्लियामेंट में बैठी हुई या पार्लियामेंट से बाहर की जमातें, सिक्योरिटी एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के जो नुमाइंदे हैं, इसको हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे, और नेशनल एक्शन प्लान जो है दोबारा से उसको रिव्यू करके इसके ऊपर मजीद फोर्स के साथ इसको इम्पोज करने की जरूरत है, ताकि ये वाकया चाहे रहीम यार खान में हो या सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या केपी में हो, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। और ये जो टेररिस्ट हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनका कोई दीन मजहब नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस सूबे से या किस मजहब से या किस जगह से ये ताल्लुक रखता है या इसका ताल्लुक कहाँ से है। इन्होंने तो ये वाकयात करने हैं थे, क्योंकि ये वाकयात होंगे तो आप और हम बैठ के टीवी पे इनकी बात करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर ये जो कुव्वतें पाकिस्तान से बाहर की हैं, उनको
जी जी। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट रहे। बिकॉज देखें इस अनरेस्ट की वजह से, क्योंकि अगर सी पैक इम्प्लीमेंट होता तो इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान से गुजरना था। वहाँ पे खुशहाली आनी थी, नौकरियां आनी थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगनी थी, वहाँ पे लोगों का रोजगार बढ़ना था, लोगों के कारोबारी मौके बढ़ने थे लोगों। तो ये वहाँ के लोकल सरदार हैं या लोकल अवाम है, उन सबको जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर करने के लिए हुकूमतों के साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। और बदलते हुए हालात के साथ ये जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टेक्नोलॉजी की चेंजेस हैं, इसके साथ अपनी अवाम को, आने वाली नस्लों को, नए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ इनको जो है अडॉप्ट करने की जरूरत है, ताकि इस नई ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा ये ठीक। जो आने वाली बलूचिस्तान की नस्लें हैं वो भी बने। और उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि कौन हमारा मुल्क का दुश्मन है, ये सूबे का नहीं, कौन हमारे मुल्क का दुश्मन है और कौन लोग हमारे मुल्क के दोस्त हैं, ताकि ये खैर कोई और अपनी जान पहचान और ये सारी चीजें जो हैं ये इनके इनकी नजर से गुजरे और इनको पता होना जुकारिब चाहिए। साहब, आप दुरुस्त कह इनको रहे हैं, सब लेकिन एक चीज़ है, एजुकेट करने आप की जरूरत है। आप की जिस तरह आपकी क़यादत भी है, बाकी पार्टीज़ की भी, आप नहीं समझते एक बहुत सारी जहाँ वाक़यात हो जाते हैं, ज़रा हम इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, हम हादसे के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, अगले 24 घंटे के बाद मज़ीद डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% यूथ है जो इस वक्त हथियार उठा रहे हैं। वो कोई 70 साल के बाबे नहीं है, वो यही 15 से 35 साल की एज ब्रैकेट्स के लोग हैं। जो कच्चे के डाकू हैं वो भी इसी एज ब्रैकेट के लोग हैं। इंगेजमेंट्स आप नहीं समझते, हम ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो की जब हम बात करते हैं, रियासत की बात करते हैं, आपको बड़े पैमाने पे इंगेजमेंट्स करनी होंगी। चाहे सूबों की बात हो, अभी पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर हम बात करें तो छोटे सूबे बड़े सूबों से और वफाक से अपनी डिमांड्स मांग रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं। कल ही पंजाब लेवल पे आपकी और मुस्लिम लीग नून की जो टीम थी उनके साथ एक तहरीरी मायदा हुआ। यही वो चीज़ें हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है निचली सतह पे भी, और इन कबायली लोगों के भी के मुतालबात भी सुनने, ख़ास तौर पे यूथ के। बच्चे वैसे ही ना लाएँ। ये लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, पेशावर, कोयटा जो बड़े शहर हैं, उनके बच्चों को भी अगर आप देख लें तो वो भी शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जब तक आप सुनेंगे नहीं, आधे गम तो आपके सुनने से अगला बंदा तसल्ली में आ जाता है। क्यों रियासत और हुकूमत उस तरह नहीं सोच रहे, उस तरह इंगेज कर रहे? इंगेजमेंट्स होंगी तो 50%, 60%, 70% मामला सिर्फ इंगेजमेंट्स की सूरत में हल हो जाएंगे। नौकरियां देना या उनके मुतालबा तो बहुत दूर की बात है। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके अंदर हमें इनको इंगेज करने की जरूरत है। और ये जो 67% ऑफ द पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, दिस इज अंडर द एज ऑफ 40। और ये जो अंडर द एज ऑफ 40 का यूथ है, इसको हमें चैनलाइज करने की जरूरत है। इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, इनको जो पिछले 5, 7, 10 सालों में बताया गया है कि अगर दुनिया जो है तरक्की कर रही है और पाकिस्तान नहीं कर रहा और यहाँ पे ये मामलात हैं, तो इसके अंदर हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने इनको राय रात से ऑफ ट्रैक किया, उनको भी जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना हाउस इन ऑर्डर करके एक ऐसे यूथ के प्रोग्राम और फ्यूचरिस्टिक पब्लिक पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, जहाँ पे ना सिर्फ वो नौकरी की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सी पैक की, और साथ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी है, वहां पे न्यू स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी को फरोग देने की बात करें। यहाँ पे हम बहुत यूथ में टैलेंट है। ये सारी चीजें जो है हुकूमतों में बैठे, कॉज ये हुकूमत ने जो खास तौर पे आईटी का शोबा है या फाइनेंस का शोबा है, न्यू स्टार्टअप्स का है, ये हुकूमत को जो है, फेडरल गवर्नमेंट को और उनको साथ साथ जो सूबाई स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के, चीफ मिनिस्टर्स को बुला के एक ओवरऑल जो है पाकिस्तान की सेंट्रल पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए, जहां पे आप एक रोड मैप बनाएं कि अगले 1 साल
5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल में हमने क्या करना है, हमारी क्या गोल्स हैं, कैसे अचीव करना है, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और ये जो यूथ जो इतना बड़ा हमारे पास एसेट है अंडर द एज ऑफ 40, इसको हमने कैसे चैनलाइज करना है, आज हम इसके ऊपर प्लान कर लें। हमारी पार्टी की लीडरशिप भी इसी 67% के अंदर आती है अंडर द एज ऑफ 40, और वो फोकस है, वो आज बदलते हुए हालात और पाकिस्तान और दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो है वो देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। मौका मिलने की बात है, अगर अल्लाह ताला मौका देता है, जब भी मौका देता है तो हम करेंगे, लेकिन जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं आती, फेडरल गवर्नमेंट में, इसका मतलब ये तो नहीं है चीजें स्टेटस को पे चले। अभी बैठे हुए मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो नुमाइंदगान है, ये सिर्फ एक नहीं, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है, ये उनके साथ बैठे हुए तमाम टीम मेंबर्स की भी जी जी। जरूरत है और ड्यूटी है। कॉज देखें, मैं तो एक चीज समझता हूं कि आज की जो हमारी जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है, ये उस जनरेशन की तरफ देख रहे हैं जो पाकिस्तान को पिछले 20, 25, 30 साल, 40 साल से पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सके। अगर इस दुनिया के अंदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना पाकिस्तान के बाद जाके तरक्की कर सकता है, इंडिया के अंदर बेहतरी आ सकती है, बांग्लादेश में बेहतरी आ सकती है, उसका जीडीपी बढ़ सकता है, उसके एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत टैलेंट है। क्या क्या ऐसे मसाइल हैं, क्या ऐसी पॉलिसीज हैं, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि हम उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहा। ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ आपको, हमें और पब्लिक को एंगेज करने की जरूरत है, ओवरऑल जो है पूरी हुकूमतों को एंगेज करने की जरूरत है और मामलात को आगे लेके जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब इसी मुफ्ती से अली साहब, मामलात बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने ये पूरा सिनेरियो बयान किया, और हकीकत में ये चीज़ें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि नौजवान नस्ल मोटिवेट हो सके, इंगेजमेंट्स बढ़ें, ताकि इस तरह के वाक़यात कम हो सकें और एक उम्मीद नज़र आए पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को। उस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।